दिला ठहर जा यार का नजारा लैण दे। गुलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात तो आपने सुनी होगी, बहुत सारी अदाकाराएं सिर्फ पैसे पर मर मिटती हैं और दौलतमंद को देखती हैं और फिर दौलतमंद के साथ शादी भी रचा लेती हैं और भी बहुत सारे मकासद लेती हैं। कुछ शादी नहीं करती लेकिन फिर भी उनके साथ रहती हैं। सिर्फ उनके लिए चकाचौंध दौलत की जो है वो सबसे बड़ी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं कि हर अदाकारा जो होती है वो सिर्फ पैसे पर ही मार मिटती हो। बहुत सारी अदाकाराएं पाकिस्तान में ख़ासतौर पर ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपनी इज़्ज़त पर किसी और चीज़ को तरजीह नहीं दी। अपनी इज़्ज़त, अपने एहतराम में वो पैसे को कोई अहमियत नहीं दिया करती थी, बल्कि शोहरत को भी छोड़ देना पसंद करती थी। मैं बात करूंगा सबिहा खानम। उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता एक बहुत बड़ी एक ऐसी कहानी है, एक वाक़या है जो हसन तारिक साहब, मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब को सुनाया भी करते थे, बताया भी करते थे कि सबिहा खानम और नैया सुल्ताना और इसके अलावा भी कुछ और अदाकारों का वो नाम भी लिया करते थे जिन्होंने अपने किरदार पर कभी कोई समझौता नहीं किया, अपनी शख्सियत को कभी पैसे के ज़रिए से मलिया मेट करने की कोशिश नहीं की और हर तरह की ऑफ़र को वो ठुकरा दिया करती थी। हालांकि हर तरह के हदायतकार ने उनसे काम लेने की कोशिश भी की थी। सबिहा खानम की ज़िंदगी का ये जो गोशा है बहुत कम लोगों की नज़र से गुजरा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ना होने के बराबर ये लोग होंगे जिनको सबिहा खानम की ज़िंदगी के इस गोशे का भी पता होगा कि एक वो वक्त भी आ गया था जब हॉलीवुड की फिल्मों में उनको ऑफ़र आ गई थी और संतोष कुमार ने बड़ी खामोशी से, बड़ी मोहब्बत से उसको ठुकरा दिया, माजरत कर ली और सबिहा खानम ने एक मशरकी बीवी होने का सबूत दिया और उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आपने जो फ़ैसला किया है ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा फ़ैसला है। सबिहा खानम और संतोष कुमार की ज़िंदगी का ये जो वाक़या है इसका आगाज़ 1958 में हुआ। 1958 में चूँकि उनकी शादी हो चुकी थी, हनीमून के सिलसिले में कहा जाता है कि वो मिस्र भी गए थे और फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात उस वक़्त के हॉलीवुड के बहुत बड़े अमेरिकन अदाकार चार्ल्टन हेस्टन से हुई, जो उस वक़्त एक फ़िल्म थी, दुनिया की हॉलीवुड की तारीख़ की सबसे बड़ी एक फ़िल्म थी बिन हुर, उसकी शूटिंग हो रही थी। और बिन हुर में जो चार्ल्टन हेस्टन जो थे वो उसके हीरो थे और चार्ल्टन हेस्टन के बारे में कौन नहीं जानता कि 10 कमांड के नाम से भी एक फ़िल्म आई थी। आप में से बहुत सारे लोग उस फ़िल्म के बारे में भी जानते होंगे। उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाउज़ुबिल्लाह उसने किरदार अदा किया था और इसके अलावा भी जूलियस सीज़र में भी चार्ल्टन हेस्टन थे और इसके अलावा जितनी भी इसी तरह की तारीख़ी फ़िल्में हुआ करती थी और बड़ा एक अफ़सानवी किस्म का किरदार हुआ करता था, उन सारी फ़िल्मों में चार्ल्टन हेस्टन जो थे हीरो के तौर पर आया करते थे। उनकी शख्सियत का सहर इतना अहम और इतना बड़ा हुआ करता था, सारे लोग कहा करते थे उनका चेहरा तो किसी संतराश ने तराशा होगा, क्योंकि इतने खूबसूरत, इतने वजीह और उनकी आवाज़ के अंदर एक इतना रचाव और दबाव हुआ करता था कि जो भी उनकी बात सुनता था वो उन पर फरीफ्ता हो जाया करता था और जो वो बात किसी को कहते थे किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो उसको टाल सकता। चार्ल्टन हेस्टन के साथ उनकी मुलाकात हुई उसी सेट पर और सबिहा खानम को देखकर वो बड़े खुश हुए, कहने लगे कि इतनी खूबसूरत और इतनी सादा से चेहरे वाली भी कोई हसीन व जमील एक्ट्रेस हो सकती है। तो चूँकि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि संतोष कुमार पाकिस्तान के पढ़े लिखे अदाकार थे, वो अंग्रेज़ी बहुत खूबसूरत बोलते थे। उन्होंने फिर सब उनको बताया कि पाकिस्तान में ये किस दर्जे की एक्ट्रेस हैं। वो कहने लगे, ये चाहूँगा ये भी हॉलीवुड की किसी फ़िल्म में काम करें और मेरी तो ये बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी क्योंकि इनके लिए बने बनाए किरदार मिल जाएंगे। वो कहने लगे कि हमने ये चाहा था कि मधुबाला को भी किसी तरह से किसी फ़िल्म में लाया जाए, लेकिन उनके वालिद ने इनकार कर दिया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर आपको हॉलीवुड की फ़िल्मों में काम की ऑफ़र की जाए तो क्या था? तो आपके वालिद भी इनकार कर देंगे। खानम से पहले संतोष कुमार बोले और कहने लगे कि इनके वालिद की तो बात बाद में होगी, लेकिन मैं खुद नहीं चाहूँगा कि ये हॉलीवुड की फ़िल्मों में काम करें, क्योंकि हॉलीवुड की फ़िल्मों में और पाकिस्तानी फ़िल्मों के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, समाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये बहुत बड़ी ऑफ़र है जिसको ठुकराना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी जो समाजी रवायात हैं वो इजाज़त नहीं देंगी कि सबिहा खानम हॉलीवुड की फ़िल्मों में उस तरह से काम करे जिस तरह से फिर करवाया जाता है। संतोष कुमार ने चार्ल्टन हेस्टन से कहा कि मैंने आपकी हर फ़िल्म देखी है और एक बड़ा यादगार इस मुलाकात के बाद एक तासुर जो था वो बना था और यही चार्ल्टन हेस्टन जो थे 1980 में फिर पाकिस्तान में भी आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उनकी ये ख्वाहिश थी कि सबिहा खानम इसमें एक अफ़गान माँ का किरदार अदा करें, लेकिन ये माज़रत कर ली गई और उसके बाद मुझे ज़्यादा तफ़सील नहीं पता कि ये बाद में इस फ़िल्म का क्या हुआ। लेकिन
آج کی ویڈیو میں یہی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سبیہ خانم جیسی ایک خاندانی اور روایت پسند اور اخلاقیات اور اپنی عزت پر سودا نہ کرنے والی ایسی اداکارہ تھی کہ اب انڈسٹری میں ایسا شاید ہی کوئی چہرہ ہمیں مل سکے۔ البتہ بہت ساری ایسی اداکارائیں ہیں جو اپنی حیا پر کسی قسم کا سودا نہیں کرتی ہوں گی۔ سبیہ خانم کی خوبصورتی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سبیہ خانم کی جب فلم مکھڑا اور ناجی منظر عام پر آئی، 58 اور 59 کی یہ باتیں ہیں، تو ان کی معصومیت اور ان کے بولنے کا انداز اور ان کی دلکشی نے ہر کسی کو مو لیا تھا۔ اور ان فلموں کے بعد تو سبیہ خانم کے حوالے سے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی رونما ہوا تھا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا سرمایہ دار اور امیر زادہ جو تھا وہ ان پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ لاہور کے اس رئیس زادے کی تو حالت یہ ہو گئی تھی، وہ ہر شو میں سبیہ خانم کی فلم دیکھنے پہنچ جاتا اور فلم ختم ہونے کے بعد بھی گھنٹوں اسی سینما کے باہر کھڑا رہتا اور اس امید پر رہتا کہ شاید سبیہ خانم آ جائیں کوئی ایک شو دیکھنے تو ان کی ملاقات ہو جائے اس سے۔ اور اسی طرح یہ دیوانگی اس کی بڑھتی چلی گئی اور اس نے سبیہ خانم کے گھر کے باہر بھی جا کر ڈیرے لگانا شروع کر دیے اور پیغامات بھیجنے لگا کہ وہ ان کے قدموں پر اپنی دولت نچھاور کر دے گا۔ اور اس نے تو سبیہ خانم کو گاڑی بھی لے کر دینے کی آفر کر دی، کوٹھیاں خرید کر دینے کی بھی آفر کر دی، اور یہ ساری باتیں سبیہ خانم تک پہنچتی رہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ تو بات انہیں معلوم تھی کہ بہت سارے جتنے تماشائی ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح جب بھی کسی اداکارہ کو دیکھتے ہیں تو وہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سبیہ خانم کے اندر حیا بہت تھی۔ وہ جب گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو پھر وہ مجبور ہو گئی تھی کہ وہ برقع پہن کر بازار میں جائیں، کیونکہ ان 2 فلموں کے بعد ان کے جو چرچے شروع ہو گئے تھے، اس کے بعد بہت سارے لوگ ان کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے۔ اس رئیس زادے کی خبر جب سنتوش کمار صاحب تک پہنچی تو انہوں نے نہ غصہ کیا نہ ہی شور مچایا، بلکہ نہایت شائستگی اور وقار سے اس رئیس زادے کو سمجھایا۔ ایک ملاقات میں ہی سنتوش کمار نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، سبیہ ایک حسین چہرہ نہیں، وہ ایک خاندانی عورت اور میری شریک حیات ہیں۔ ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا آپ کی جوانی کی بھول تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت کبھی نہیں بن سکتی۔ بہتر یہی ہے آپ اس فریب سے نکل آئیں، کیونکہ عزت اور محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ سنتوش کمار کے اس انداز گفتگو نے امیر زادے کے دماغ کا خمار توڑ دیا اور وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹ گیا تھا اور سبیہ خانم کے لیے آئندہ کے لیے کبھی مشکلات پیدا نہ کی۔